ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही काफ़ी है, इज्जत से मिल जाए वो कतरा ही काफ़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों। कुछ दिनों से मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। कुछ अगेन कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गया था, तो जिस वजह से वीडियोस लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब कोशिश करूँगा कि इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो बेटा, ये जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जो आपसे पीडीएफ शेयर की हुई है, 18th पीडीएफ है, ठीक है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पीडीएफ होगी। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ये पीडीएफ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके जी। और जो कैश फ्लो, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा जो होती हैं, ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये कंपनी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ये कंपनीज, ये जो आपके सिलेबस में थर्ड पार्ट में होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट स्लैश मैनेजमेंट, ये उसका पार्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो आपके सिलेबाई में जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं है। वहां पर भी वर्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया जाता है, बट वो प्रोप्राइटर के लिए यूज किया जाता है। ये कंपनीज के लिए वर्ड यूज होगा। तो ये 18th वाली जो पीडीएफ है बेटा, और अगर किसी को कोई पीडीएफ चाहिए तो वो उस पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, 7889930313 पे। ठीक है जी बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा, जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। और एक मैंने बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। क्रैश कोर्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्रैश कोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड, जिसमें हम जितना भी अकाउंट्स है वो नेक्स्ट 50-55 डेज में कंप्लीट करवा देंगे। और इसके लिए बिल्कुल नॉमिनल से 1500 चार्जेस हमने रखे हैं। तो जो कोई बच्चा ये ज्वाइन करना चाहता है वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकता है at 7889930313 पर। क्लियर बेटा जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, क्या चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट? फिनेंशियल स्टेटमेंट में आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, ये 3 शब्द हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये कॉम्बिनेशन है 3 जो वर्ड्स का, ठीक है जी। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से आगे? वो 3 वर्ड्स जो हैं यहां से, ये 3 वर्ड्स आगे, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश का तो मतलब आपको मालूम है कि जो कैश होगा, बट यहां पर सिर्फ कैश नहीं, कैश के अलावा भी कुछ होता है। कैश मीन्स कैश जो हमारा इन हैंड होगा, कैश मीन्स जो पैसा हमारा बैंक में होगा, वो भी कैश का ही पार्ट होगा। इट इज अगेन कैश। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैश में हम कैश इक्विवेलेंट्स भी लेते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स भी हम लेते हैं, विच आर इक्विवेलेंट टू कैश। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या जाता है? हमारी टेम्पररी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं बेटा, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 3 months. All those securities which can be converted into cash within 3 months वो temporary या short term marketable securities उन्हें हम कहते हैं। तो cash means cash, bank and cash equivalents, cash and cash equivalents. Flow क्या होगा? Flow means बहाव, एक जगह रुका नहीं। आप अपने जैसे जगह कि कोई बकेट ले लीजिए, बकेट में आपने पानी डाला, तो क्या वो फ्लो में है? वो वहां पर स्टैटिक है, वो रुका हुआ पानी है। तो वो जो पानी रुका हुआ है वो फ्लो नहीं है। और जब आप टैप ओपन करेंगे, जब पानी जो मूव होगा,
तो वो जो पानी के मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लो। तो फ्लो मीन्स कैश, फ्लो मीन्स कैश की मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स मूवमेंट इट कैन बी इन फ्लो एंड मूवमेंट इट कैन बी आउट फ्लो। बिजनेस में पैसा आया और बिजनेस में पैसा गया, तो वो फ्लो से होगा। और स्टेटमेंट का मतलब क्या आ गया? स्टेटमेंट का मतलब आ गया कोई डॉक्यूमेंट। तो जिस डॉक्यूमेंट में कैश की जो मूवमेंट दर्ज की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड वाला, जो रिवाइज्ड है कंपनीज, उसमें क्या दिया गया है? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो होगा, क्या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो निकाले जाते हैं, और जो AS3 जो है रिवाइज्ड वाला, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अदर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होंगी, तो दे आर सपोज टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बताता है कि हमारे पास जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है, इफ वी आर हैविंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी आर हैविंग 1 लाख रुपीज, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर हैविंग 1,40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर कैश। अब ये जो कैश 1 से 1,40,000 कैसे हुआ? पूरे ईयर में कैश में क्या चेंजेस आई, इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ, वो सब चीजें जो होती हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखी जाती है। कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में क्या होगा, जिनका टर्नओवर, जिनका प्रॉफिट लाखों में होगा। हम बात कर लेते हैं कि सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट है? वो कहते हैं कि सेठ जी 5 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है। अब सेठ जी को क्या लगा, 5 लाख का प्रॉफिट है, दैट मीन्स वी शुड बी हैविंग 5 लाख कैश। उसने किसी से डील कर दी, अकाउंटेंट को बोला कि ठीक है भाई, अगले दिन बोला कि आपने बोला था 5 लाख का प्रॉफिट है, तो 5 लाख रुपया दे दो, अभी मैंने किसी को पेमेंट करनी है। अकाउंटेंट कहता है कि सर सेठ जी 5 लाख का प्रॉफिट है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे पास 5 लाख रुपए कैश में होंगे। प्रॉफिट और कैश दोनों सेपरेट थिंग्स है। तो सेठ जी का भैया माथा घूम गया, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा 5 लाख का प्रॉफिट है, आपने बोला 5 लाख का प्रॉफिट, हमने इतने कमाए हैं, तो कैश क्यों नहीं है वो? तो वो प्रॉफिट और कैश अवेलेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। और किसके माध्यम से पता चलेगी? वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में पता चलेगा कि हमारा कैश कहां पर गया। इवन दो कई बिजनेस हाउसेज होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, बट उनके पास कैश अवेलेबल ज्यादा नहीं होगा। और कई बिजनेस हाउसेज लॉसेज में होंगे, बट स्टिल दे आर हैविंग कैश इन हैंड, उनके पास कैश होगा। तो ये चीज हमें कहां से पता चलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और चीज होती है, इसमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज हम लेते हैं। एक होती है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द थर्ड वन इज फिनेंसिंग एक्टिविटीज। ये जो 3 एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं, वो सभी एक्टिविटीज जिसके बिना बिजनेस हमारा नहीं चल सकता। तो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस ने कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया, एसेट्स में किया, तो एसेट्स रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। और फिनेंसिंग एक्टिविटीज, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, फिनांस की जरूरत है, तो फिनांस कहां से रेज किया, कहां से फिनांस का तो अरेंज किया, एडजस्टमेंट की, जुगाड़ कहां से किया, तो उससे रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू में एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी अगर कोई बच्चा चाहता है, जैसे पहले मैंने आपसे भी शेयर की थी इंफॉर्मेशन, इफ समवन वांट टू ज्वाइन माय क्रैश कोर्स, और अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 1500, इट्स ओनली 1500 फॉर द होल फास्ट सिलेबस। तो पूरे के पूरे सिलेबस के लिए, अकाउंट्स के लिए 1500 ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, अभी ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूं, बट अभी प्रेफर ऑनलाइन के लिए कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फार फ्लंग एरिया से जो आ नहीं सकते, तो उन बच्चों के लिए है। लिमिटेड सीट्स या बची हैं, और अगर पॉसिबल हुआ, जिस वजह से जो बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर फिजिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और ग्रुप जो क्रैश कोर्स, एक और बैच स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को
जो एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने ताकि मैं उनके साथ जस्टिस कर सकूं, उन सब के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। ठीक है जी। सो ग्रैब योर सीट एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, इट्स योर कॉल। तो फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? नॉट कैश इनफ्लो, नॉट कैश इनफ्लो का मतलब ये इनमें से कौन सा आउटफ्लो है, इनमें से आउटफ्लो कौन सा है। तो नॉट का मतलब क्या आ गया कि इनमें से नॉट कैश फ्लो का मतलब कि इनफ्लो कौन सा नहीं है। तो जो इनफ्लो मीन्स आउटफ्लो कौन सा होगा इसमें से, जिससे बिजनेस से पैसा जाएगा। डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? करंट एसेट्स। डेटर्स डिक्रीज का मतलब क्या आ गया? मेरे को डेटर्स ने पैसा दिया, तो डेटर्स तभी डिक्रीज होंगे। तो जब डेटर्स डिक्रीज होंगे तो मेरे को उन्होंने पैसा दिया, तो बिजनेस में पैसा आया, तो इनफ्लो होगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स को इश्यू किया, उसके बदले में हमारे पास पैसा आया, ये भी इनफ्लो है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, मैंने बाहर में लोगों को पैसा देना था तो मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, तो बिजनेस से बेटा पैसा बाहर गया, इट इज आउटफ्लो। सो आउटफ्लो, तो इट इज नॉट कैश इनफ्लो, दैट मीन्स इट इज कैश आउटफ्लो। इनफ्लो नहीं है क्रेडिटर्स की डिक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? जैसे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स नो कैश फ्लो भी हो सकता है एंड इनफ्लो भी हो सकता है। नॉट अ कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए। क्रेडिटर्स इंक्रीज का मतलब क्या आ गया कि हमारे पास बिजनेस में पैसा आया, इनफ्लो। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कैसे इंक्रीज हुआ? एसेट है, स्टॉक कैसे इंक्रीज होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा कैश पर? मैंने स्टॉक खरीदा, जब मैं स्टॉक खरीदूंगा तो मेरे बिजनेस में पैसा आएगा जाएगा। मैंने स्टॉक खरीदा, मैंने पैसा दिया और स्टॉक आया, तो उससे आउटफ्लो होगा। और सेम जो होगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। सो हियर नॉट ए कैश आउटफ्लो इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आइटम? इनमें से कौन सी नॉन कैश आइटम, नॉट ए नॉन कैश आइटम मीन्स कैश आइटम कौन सी है? कैश सेल्स, इससे पैसा आएगा, हमने सेल्स की, सो इट इज अ कैश आइटम। ठीक है जी। गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज नॉट नॉन कैश। जब हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो कैश बिजनेस से जाता है, बिजनेस में कैश इन्वॉल्व होगा, कैश का कोई रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन, इट इज नॉन कैश आइटम। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसमें भी कोई भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा आइटम है? नॉट ए नॉन कैश आइटम इज कैश सेल्स। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से प्रिपेयर की जाती है? एडिशनल फॉर्मेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से एंड ऑल ऑफ द, इन सभी को यूज कर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के बेटा दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। और दूसरा कौन सा मेथड आ गया बेटा? इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इसमें एक मेथड में हमें जो होगा, जो डायरेक्ट मेथड है, इन दैट मेथड हमें प्रॉफिट लॉस की भी और बैलेंस शीट की दोनों की जरूरत होगी। दोनों के बिना हमारा डायरेक्ट मेथड हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट इनडायरेक्ट मेथड में इफ यू आर हैविंग ओनली बैलेंस शीट, हम तब भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पर? अब नाम क्या? कैश का ही फ्लो डील कर रहा है। ये किसको डील कर रहा है? ये कैश को डील कर रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, इट मीन्स इट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस पर बेस्ड होगा बेटा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन आंसर इज बी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ, मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था कि कैश मीन्स कैश होगा, फंड्स होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, कौन सा होगा? तो कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ, किसके फ्लो को वो डिस्कस कर रहा है? सिर्फ कैश नहीं, वो कैश को और कैश इक्विवेलेंट्स को, दोनों के जो फ्लो को जो
डिस्क्राइब करेगा, रिकॉर्ड करेगा. सो इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ. क्वेश्चन नंबर 7. कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड शोइंग कैश फ्लो अंडर. हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिनेंसिंग तीनों लेते हैं. सो इट इज ऑल ऑफ द above, all of the above. Which is the example of cash flow from financing activities. तो कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी के लिए इसमें से कौन सी जो होगी वो एग्जाम्पल होगी. अब इसमें क्या आ जाएगा? विच इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग. फिनेंसिंग मीन्स जहां से पैसा या फंड्स जनरेट किए जाएंगे. तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स. फिनांस के लिए क्या होगा? हम शेयर्स इशू करते हैं. बिजनेस जो होगा वो शेयर्स इशू करेगा, वहां से कैश जनरेट किया जाएगा. तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, ये किसकी एग्जांपल है? फिनांसिंग एक्टिविटीज की. फिनांसिंग एक्टिविटीज की. नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स. अब बिजनेस में हम उधार पर सामान देंगे. उधार पर सामान बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. जिनको उधार पर सामान दिया अब उनसे पैसा मिलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश पेड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, जो एसेट से डील करता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं. सो इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सैलरीज पेड ऑपरेटिंग है. कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, मैंने किसी से उधार पर गुड्स खरीदी, अब उनको पैसा दिया, इट इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो ऑप्शन बी राइट आंसर. विच इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या होगा? कैश पेमेंट टू एक्वायर एसेट्स. तो मैंने भी बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स विच डील विद एसेट्स. तो हमने एसेट्स को एक्वायर किया था, उसके लिए पेमेंट की. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये फिनेंसिंग एक्टिविटी होती है. जो हमने फंड्स जनरेट किए, अब उनको हमने पैसा जो होगा वो पे करना होगा. डिबेंचर्स को इशू किया, ये भी फिनेंसिंग है. रिफंड ऑफ टैक्स, ये ऑपरेटिंग का पार्ट आ जाएगा. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? जो हमने एसेट को एक्वायर किया. वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पड़ा होगा, जिसमें हम नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, विच इज टू बी एडेड इन द नेट प्रॉफिट. अब फॉर्मेट चलो देख लेते हैं. ये आ गया बेटा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट. जितने भी हमारे खर्चे हैं, चाहे वो नॉन कैश हैं, चाहे वो कैश हैं, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे वो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, वो सारे खर्चे हमने ले लिए. इन सब खर्चों को लेने के बाद लास्ट में हमारे पास यहां पर नेट प्रॉफिट आ जाता है. वो कौन सा आ गया? नेट प्रॉफिट. हमें अब कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लेंगे. तो इन दैट केस जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, तो नेट प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगी, जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ जो एक्शन में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्टिविटीज हमारी इनकर नहीं होती, उन सब आइटम्स को हम ऐड बैक करेंगे. ठीक है? हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए बेटा? जो ऑपरेटिंग. तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग जो खर्चे होंगे उन सबको ऐड बैक कर देंगे, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है. जैसे अगर लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को खरीदना बेचना, जो बेचना मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है. कोई भी बिजनेस होगा, मेरा अगर कोचिंग का काम है, ठीक है जी, मैं अपना फर्नीचर बेचता हूं, मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेटेड भी जैसे लॉस हो गया, तो फर्नीचर को बेचना क्या मेरा बिजनेस है? मेरा काम क्या है? मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग देना. सो लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड जो होगा, इट इज नॉट माई ऑपरेटिंग आइटम, इट इज नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो वहां से जो लॉस हुआ तो वो आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है. इट शुड बी एडेड बैक टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज याद रखिएगा किसके लिए, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के एंटरप्राइज हो सकते हैं। फिनेंशियल लाइक बैंक्स वगैरह जो डील करते हैं फिनांस में, तो उनके लिए ऑपरेटिंग, फिनांसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलग होंगी और बाकियों के लिए भी अलग होंगी। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, तो वो किस में हम क्लासीफाई करेंगे? फिनेंशियल में वो कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे? सो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट रिसीव करना, फिनेंशियल एक्टिविटीज, फिनेंशियल एंटरप्राइज का काम क्या है? लोगों को या पब्लिक को उधार देना या उनसे डिपॉजिट रिसीव करने। अगर वो उधार देंगे उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, और अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे, बैंक्स वगैरह क्या करते हैं? यही काम करते हैं ना। वो बैंक का काम क्या है? वो कोई सामान तो नहीं ना बेचता हमको। आप बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करते हैं। आपने बैंक से लोन लिया, आप बैंक को इंटरेस्ट जमा करोगे। सो ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? तो कौन सा वाला आगे बेटा? डिक्रीज इन डेटर्स डिक्रीज हुए, पैसा आया, इट इज कैश इनफ्लो। इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू किए, पैसा आया, क्या आ गया? कैश इनफ्लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट बेचा, पैसा आया, कैश इनफ्लो। एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कौन से आगे? जिनको मैंने पैसा देना था उनको मैंने पैसा दिया, तो मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, सो इट विल बी कैश इनफ्लो नहीं, इसे कैश आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो 14th में क्या आ गया? इंक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन डेटर्स इंक्रीज हुए, तो कैश डेटर्स इंक्रीज कैसे होंगे? मैंने उनको कुछ गुड्स बेची होंगी, मैंने सामान बेचा होगा, तो उससे क्या होगा? डेटर से। या इंक्रीज इन स्टॉक से क्या होगा? मैंने सामान खरीदा, ये तीनों के तीनों एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इससे क्या होगा? जैसे स्टॉक आ गया, स्टॉक इंक्रीज कैसे होगा? मैंने कोई चीज़ खरीदी है, तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा। ये जो पहले तीन हैं, तीनों से कैश का आउटफ्लो होगा। क्वेश्चन क्या मांगा था? विच इज नॉट कैश आउटफ्लो। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इंक्रीज का मतलब आ गया कि मैंने किसी से उधार लिया, वो मेरे लिए क्रेडिटर बन गए, उससे मेरे पास कैश आएगा, तो इनफ्लो होगा, कैश आएगा, इनफ्लो होगा। नेक्स्ट वन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 15, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होगा वो क्या होगा? क्या चीज इसमें आ जाएगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ जाती है? जो बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी होगी, तो वो क्या आ जाएगा? अब उसमें क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ गई? परचेज ऑफ मशीनरी, इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मशीनरी को परचेज करना वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। कैश, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर बेटा आ जाएगा, इट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर्स कौन हो आगे? मैंने जिनको उधार पर सामान दिया, अब उनसे पैसा लूंगा, इट इज पार्ट ऑफ माई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। ये आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये बेटा फिनांसिंग है, ये फिनांसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और बैंक ओडी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आ जाएगा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आ जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश विल रिजल्ट इन, हमने गुड्स खरीदी किस पर? कैश पर। उससे क्या होगा? जब हम गुड्स कैश पर खरीदेंगे बेटा, तो आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश हमारा जाएगा, सो इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। 17th क्वेश्चन, विच इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी? फाइनेंशियल कंपनी जैसे बैंकिंग है, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ जाएगा कि उधार लेना, उधार देना। लोन टेकन मीन्स एडवांस रिसीव किया, लोन टेकन मीन्स किसी ने बैंक में
डिपॉजिट किया, दैट मीन्स लोन टेकन, तो इनकी ऑपरेटिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उनने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बैंकिंग वाले खरीद सकते हैं। उन्होंने के पास जो लोगों ने पैसा जमा किया उस मनी को वो कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, सो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सो दैट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम देम। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, ये फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बोरिंग्स किस में आती हैं? फिनेंसिंग में आती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लोन टेकन, ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन, ओल्ड फर्नीचर रिटन ऑफ वुड रिजल्ट इन। हमने पुराना फर्नीचर राइट ऑफ कर दिया, ध्यान दीजिएगा यहां पर वर्ड लिखा राइट ऑफ, सोल्ड वर्ड नहीं लिखा। राइट ऑफ का मतलब आ गया उसकी वैल्यू नील थी बुक्स में, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो अगर कुछ नहीं मिला सो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का कोई भी फ्लो नहीं हुआ। इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरी विल रिजल्ट इन, प्रीपेड सैलरी मीन्स करंट एसेट। करंट एसेट अगर शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुए, दैट मीन्स अगर करंट एसेट्स क्या हुए? इंक्रीज हुए, तो दैट मीन्स कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स डिक्रीज इन कैश फ्लो, तो वो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन कैश फ्लो। क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स? कौन से आइटम्स कैश इक्विवेलेंट है? ध्यान देना, इन्होंने बोला कैश इक्विवेलेंट, इन्होंने कैश वर्ड यूज नहीं किया। कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, टेम्पररी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 3 months, तो कैश इक्विवेलेंट्स होगा। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं तो वह कैश इक्विवेलेंट्स होंगी। तो बेटा इसमें अभी 20 MCQ से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको कुछ भेजे होंगे, 20 ही भेजे थे, इसमें कुछ और एडिशंस भी मैं करूँगा। ठीक है जी? तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोई और टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है जी बेटा, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड के केसेस फिर से काफ़ी बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव अगर हैं तो मोस्ट वेलकम। और जो बच्चे इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, अगेन मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, दोज हु वांट इन डेप्थ स्टडी, अगर वो अपने जो कंसेप्ट बिल्डिंग चाहते हैं, so they should, what I should recommend, they should join my crash course at 1500। अगर आप 3 फ्रेंड्स भी 4 फ्रेंड्स भी इकट्ठे होकर बेटा को मूवी देखने के लिए जाओगे ना, तो तब भी, या कोई पार्टी करने के लिए जाओगे, पिज़्ज़ा ही खाने जाओगे, तब भी 1500 से ज़्यादा रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं निकलेंगी, ये तो बम्पर है, ये तो सेल निकली हुई है। तो एक अपने लिए एक मोटिवेशन क्या रखिए, जिन बच्चों ने पंचायत का एग्जाम दिया था, जिन्होंने पंचायत का एग्जाम दिया था, जिनका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, आप लोग उस रिजल्ट का जो होगा उसका जीरोक्स करवा कर, जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो, तो थोड़ा बड़ा बड़ा जीरोक्स करवा कर और उसमें एक लिख दो फेल्ड। ठीक है जी? तो फेल्ड के साथ एक एरो ऐसे बना दीजिए कि यस, अब मेरे को ग्रो करना है, मेरे को राइज करना है। तो अपने सामने रखो, जब भी आप पढ़ रहे होंगे, नींद आ रही होगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो वहां पर जो फेल्ड वाला और एक और बढ़िया तरीका, अगर आपका कोई ना कोई जान पहचान वाला, आपको कोई फ्रेंड जिसका क्लियर हो गया है, उसकी मार्कशीट इसके साथ प्रिंट करवा कर, जीरोक्स करवा कर रख दो। वो आपको मोटिवेट करेगा कि भैया वो क्लियर हो गया, मैं पीछे रह गया। या आपका कोई भी रिलेटिव मोहल्ले का आगे पीछे, या कई लोग जो होते हैं ना, जो जिनकी आदत होती है टांग खींचने की, उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना। उन लोगों के पास जाओ, उनके बीच बैठो, और वो आप लोगों को जब बीच में पूछेंगे, हाँ भाई क्या हुआ पंचायत का, नहीं क्लियर हुआ, हंसेंगे, हंसने दो, और उस गुस्से को पालो, और जोर लगा दो, मेहनत करो कि भाई
मेरे को इस बार ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। एक आपसे एक चीज शेयर कर रहा हूं, आर्नोल्ड स्क्वेजनेगर का नाम सुना होगा। मेरे ख्याल से हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टर वर्ल्ड वो बना था, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। वो एक बार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गया था, उसके जो काफ्स थी, पिन्नियां थी, काफ्स जो होंगे घुटने के नीचे वाला जो पोर्शन, वो काफी पतला था। वो वहां पर कंपटीशन में गया, वो हार गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे या कुछ भी है, तो वह हार गया। अब उसने क्या किया, उसने कि भाई मेरे को अब काम करना है, क्या करूं। उसने अपने जितने भी ट्राउजर्स थी वो घुटने से नीचे सारी की सारी जो उनको फाड़ दिया, काट दिया। कहीं पर भी जाता था, जो दोस्तों में, जिम में, सभी लोग देखकर हंसकर मजाक उड़ाते रहे, अरे भाई क्या है ये, अच्छा बड़ी बड़ी मोटी मोटी काफ्स है, मजाक में ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई क्या बात है यार, दिखा रहे हो, बड़ी तरक्की कर रहे हो। और जब वो हंसते थे उसके ऊपर, वो उसके लिए क्या करता था, वो उसके लिए बूस्ट होता था, उसको एक एंतु देता था कि भाई हाँ, उस हंसी को जब वो एक्सरसाइज करते हुए थक जाता था ना, तो वो जब लोगों की हंसी उसको याद आती थी ना, वो और मेहनत करता था, और जोर लगाता था। एंड ही जो था, जो आर्नोल्ड स्क्वेजनेगर है, मेरे ख्याल से अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्सन जो मिस्टर वर्ल्ड जो बना है, वो आर्नोल्ड स्क्वेजनेगर। एंड आफ्टर दैट मूवीज में आए, मूवीज में उन्होंने बोला कि नहीं होगा, अगेन सुपरस्टार। उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, अगेन गवर्नर ऑफ जॉर्जिया, मेरे ख्याल से जॉर्जिया के गवर्नर बने। ठीक है जी बेटा, मोटिवेशन रखिए, हारना नहीं है, थकना नहीं है, जोर लगाना है। बाय बाय, टेक केयर, ओके।